नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों की खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज सबकी नजरें सैफ अली खान पर टिकी हुई हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक पर भी टिकी। आखिरकार इतनी बड़ी घटना घटी कैसे? आज खबरों की खबर में हम आपको दिखाएंगे हमलावर के 56 मिनट और हमले के 4 किरदार में कैसे उलझी हुई है सैफ पर हमले की ये सबसे बड़ी गुत्थी। ये हमारी आज की सबसे बड़ी खबर है। हम दूसरी खबर भी आपके सामने लेकर आएंगे और वो भी इसी से जुड़ी हुई है। विस्तार से बताएंगे कि सैफ की रीढ़ में घुसे चाकू का वार थोड़ा और अगर घातक होता तो सैफ के साथ कितना बुरा हो सकता था। और ये भी आज हम आपको बताने वाले कि सैफ को क्यों डॉक्टर ने कहा कि वो तो शेर है। और तीसरी खबर की बात करें, तीसरी खबर भी आज भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। भारत की इकोनॉमी में उछाल से जुड़ी एक अच्छी खबर आई है। अब भारत की इकोनॉमी का, हमारी अर्थव्यवस्था का लोहा वर्ल्ड बैंक भी मान रहा है। वर्ल्ड बैंक की बातों से लगता है कि 2047 तक भारत का विकसित राष्ट्र बनना एक हकीकत में बदल सकता है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं सैफ अली खान की। इस वक्त जब हम ये बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, सैफ पर हुए हमले को 42 से 43 घंटे पूरे हो चुके हैं। दो तरह की बातें सामने आई हैं। एक तो वो बातें जो हमें आधिकारिक तौर पर पता चल रही है, यानी सीसीटीवी का फुटेज, पुलिस की तरफ से दी गई खबरी जानकारी, पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है, अस्पताल में डॉक्टर क्या कर रहे हैं। ये वो खबरें हैं जो औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर मिल रही हैं। और दूसरी बातें वो हैं जो सवालों के शक्ल में अभी भी हमारे सामने घूम रही हैं, यानी सैफ का घर, सीढ़ियों पर चल रहा वो संदिग्ध, गिरफ्तार शख्स, चाकू का वो टुकड़ा, डॉक्टरों का बयान। इन सारी चीजों को देखने और बयानों को सुनने के बाद कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। आज एक एक करके इस बुलेटिन में हम इन्हीं तमाम मामलों की पड़ताल करेंगे। सीधा सवाल यह है कि सैफ अली खान पर हमला किसने किया, लेकिन इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। चार किरदारों के जरिए जवाब तक पहुंचने की कोशिश की जा सकती है। पहला किरदार, यानी वो शख्स जो सीसीटीवी में सीढ़ियां चढ़ते और उतरते दिख रहा है। दूसरा किरदार, यानी वो युवक जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। तीसरा किरदार, वो कारपेंटर है जो सैफ के घर में काम कर रहा था। और चौथा किरदार, यानी सैफ के घर में काम करने वाली आया, जो वारदात की चश्मदीद है। शुरुआत करते हैं उस तस्वीर से जो सीसीटीवी से मिली। दोनों तस्वीरों पर गौर कीजिए। संदिग्ध व्यक्ति जब सीढ़ी चढ़ रहा है तब जो समय दर्ज है वो है 1:37, यानी रात के 1:37। दूसरी तरफ जब वो सीढ़ियों से उतर रहा है तब रात के 2:33 का समय हो रहा है। किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए जिस पहले किरदार के बारे में जानना जरूरी है, वो सीढ़ियों पर दिख रहा यही संदिग्ध है। तो इस 56 मिनट में क्या हुआ? एक सवाल जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है कि हमलावर बाहर से आया कैसे, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहले से ही सैफ के घर में या इस बिल्डिंग में छिपा हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रात बाहर से कोई आया ही नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी गुत्थी सुलझ चुकी है और जल्द ही सब कुछ पता चलने वाला है। पुलिस ने शुरुआती बयानों में कहा था कि हो सकता है संदिग्ध जो है वो बगल वाली बिल्डिंग से कूदकर आया हो। तो मैं आपको पहले तो ये दिखा देना चाहता हूँ कि जो बगल वाली बिल्डिंग है वो बिल्डिंग क्या है और उसकी जो दीवार है वो कितनी ऊंची है, कि क्या किसी का वहाँ से कूदना पॉसिबल है, मुमकिन है या नहीं। तो इसके बगल में ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की जो बाहर की दीवार है ये आप देख रहे हैं, और अंदर जो दीवार है वो आप अगर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या इसको लांघना किसी के लिए पॉसिबल होगा, मुमकिन होगा या नहीं। सीसीटीवी में दिख रहा संदिग्ध 2:33 पर छठे फ्लोर पर है। नीचे उतरने में उसे और 4-5 मिनट लगे होंगे, यानी 2:38 का समय। लगभग इसी समय सैफ अली खान भी जख्मी हालत में नीचे पहुंचे थे। घटनाक्रम के मुताबिक कुछ समय ऑटो रिक्शा के इंतजार में या ऑटो रिक्शा ढूंढने में भी लगे होंगे। सैफ जिस सदगुरु शरण अपार्टमेंट में रहते हैं, वहां से लीलावती अस्पताल की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। जाहिर है रात के वक्त वहां पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा।
डॉक्टरों के मुताबिक सैफ वहां 3 बजे पहुंच गए थे। हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। कहने का मतलब ये है कि 3 बजे से ठीक पहले जिस वक्त संदिग्ध व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, उसी वक्त सैफ भी नीचे आ रहे होंगे या पहुंच चुके होंगे। अगर वो संदिग्ध ही हमलावर है तो क्या इतनी आसानी से मौके से निकल गया और वाकई उसका कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल सका है? अब अगर हम सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो सीसीटीवी फुटेज में वो जो शख्स है 1:37 पर 6ठे माले पर नज़र आता है सीसीटीवी कैमरा में, और फिर उसके बाद वो वापस नज़र आता है करीब 2:33 पे। यानी कि इस दौरान वो धीरे धीरे ऊपर गया होगा, करीब 2 बजे तक या 2 से पहले वो पहुंचा होगा। फिर छिपते छिपाते वो शायद अंदर घर में घुसा होगा और फिर वहाँ शायद कुछ देर इंतज़ार किया होगा, और उसके बाद वो करीब 2:33 पे सुबह के, यानी कि 16 तारीख की सुबह के 2:33 पे वो वापस उसी सीसीटीवी कैमरा में वो नज़र आता है नीचे जाते हुए। अब अगर बात करें इस टाइम पीरियड की, तो इस टाइम पीरियड में यानी कि 2:33 पर अगर वो नीचे आ रहा है, 6ठे माले पे है, तो उसको और नीचे आते आते और मेरे ख्याल में करीब 2:40 या 2:35 के आसपास हुए होंगे जब वो नीचे उतर के आया होगा। और यही वो टाइम था जब सैफ अली खान घर से बाहर, इस गेट से बाहर निकले थे और वो कार ढूंढ रहे थे हॉस्पिटल जाने के लिए। जो यहाँ आसपास के लोगों से मेरी बात हुई, उन लोगों ने बताया कि करीब 2:30 बजे के आसपास का टाइम था। ऐसे मौके पर कोई टाइम ज़्यादातर नहीं देखता है, लेकिन उन्होंने 2:30 बजे के आसपास का टाइम बताया, जिसका मतलब है कि जिस टाइम सैफ अली खान लहूलुहान होकर घर से बाहर निकले हैं, उसी टाइम जो शख्स था जिसने इस वारदात को अंजाम दिया वो भी अंदर ही था, और अंदर ही उसी टाइम के आसपास वो इस घर से निकला होगा, और उसी टाइम के आसपास सैफ अली खान बाहर आए हैं, कार ढूंढी है। और जो आसपास के लोगों ने बताया कि करीब 5 मिनट में जब उनको ऑटो मिल गया, उन्होंने पहले पूछताछ की क्या किसी के पास कार है, जब उन्होंने कहा कि कार नहीं है तो 5 मिनट के अंदर ही एक ऑटो रुका हुआ था, और उस ऑटो में वो अपने बेटे के साथ बैठे और अस्पताल की ओर निकल गए। अब बात करते हैं दूसरे किरदार की, यानी वो शख्स जिसे मुंबई की बांद्रा पुलिस ने कब्जे में लिया है। वो गिरगांव के फॉकलैंड रोड की एक बिल्डिंग में छुप कर बैठा था। शाहिद नाम के संदिग्ध पर घरों में घुसपैठ के पहले से ही 5 मामले दर्ज हैं। हालांकि पुलिस अब तक की पूछताछ में सैफ पर हुए हमले से उसका रिश्ता नहीं जोड़ पाई है। अब बात करते हैं तीसरे किरदार की। पुलिस इस मामले में कारपेंटर से भी पूछताछ कर रही है, जो सैफ के घर में काम कर रहा था। उसकी पत्नी ने क्या जानकारी दी, आप भी सुनिए। कितने बजे लेके आए थे, ये कब का घटना है पूरा, जब आपके पति को यहाँ? 4 बजे वो फोन करके बंगले पे बुलाए थे। किस दिन? कल ही तो है, आए थे? कल सुबह 4 बजे। पुलिस लेने आई थी कि उनको यहाँ बुलाया गया था? पुलिस नहीं आई थी, फोन करके सर लोग बुलाए थे। उनके जो मैनेजर हैं वो लोग बुलाए थे, पुलिस नहीं बुलाई थी, मैनेजर बुलाए थे। उसके बाद पुलिस स्टेशन लेके? नहीं, पुलिस वहाँ पे थी, पहले से होएगी तो फोन करके बुलाए होंगे तो फिर लेकर पूछताछ के लिए। ऐसी कोई बात नहीं ना, वो सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। क्या पूछताछ कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। आगे आपको बताएंगे कैसे सिर्फ 2 मिलीमीटर से बच गए सैफ अली खान। सैफ अली खान पर हमले के इतना अरसा बीत चुका है। अच्छी बात जो इस पूरे घटनाक्रम से निकल कर आई वो ये कि सैफ अली खान तबीयत उनकी ठीक है, वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं, सेफ हैं, बिल्कुल वो सैफ सेफ है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके ऊपर जिस चाकू से हमला हुआ, अगर वो और 2 मिलीमीटर अंदर घुस गया होता तो सैफ के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस में बयान देने वाले सैफ की मेड ने भी बताया कि हमलावर के हाथ में हेक्सा ब्लेड यानी कि एक धारदार हथियार था। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई वो दरअसल एक चाकू की है, जो रिकवर किया गया डॉक्टरों के द्वारा, जो सैफ की पीठ में घुसा हुआ था। सैफ अली खान अब बेहतर हैं। उन्हें लीलावती अस्पताल की आईसीयू से बाहर निकालकर 11वीं मंजिल के स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है और बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। लेकिन जो बात ध्यान देने की है वो ये है कि इस हमले में सैफ बाल बाल बचे हैं। डॉक्टर्स को सुन रहे हैं जो लगातार बता रहे हैं कि
क्या कुछ इंजरी रही सैफ अली खान को और किस प्रकार वो जब स्टेप इन किए, जब वो हॉस्पिटल में आए अपने बेटे तैमूर के साथ, उस समय उन्हें किसी व्हीलचेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो सीधे जो है वॉक इन कर गए ओपीडी में, कैजुअल्टी में, जहाँ पर उनका इलाज शुरू किया कि जिसके ठीक बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उनकी जो है सर्जरी कराई गई, जिसके बाद लगभग 4.5 से 5 घंटे सर्जरी चली और उसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। हालांकि आज उनकी हालत स्थिर है और उन्हें एक स्पेशल रूम में शिफ्ट किया गया है और किसी भी विजिटर को अंदर आने से उस पर जो है रोक लगा दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार का जो इंजरी है या फिर जो इन्फेक्शन है वो फैले ना, क्योंकि महज 2 मिलीमीटर के डिस्टेंस से जो है ये इंजरी और ज़्यादा भयानक हो सकती थी, भयावह हो सकती थी, लेकिन सैफ अली खान बच गए। सैफ पर जिस हथियार से हमला किया गया, अगर वो उनके शरीर में और 2 मिलीमीटर अंदर चला जाता तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती थी। सैफ जब अस्पताल पहुंचे तो उनकी हालत कितनी गंभीर थी, खुद डॉक्टर के मुंह से सुनिए। जो वॉक इन किए तो कैजुअल्टी में आए थे, मेरे जूनियर डॉक्टर्स ने पहले रिसीव किया, मेरे को सबसे पहले कॉल आया था, मैं इमीडिएटली अपने वहाँ से निकल के आया, बट फर्स्ट 20 मिनट्स उनका सब वुंड्स क्लीन किया, एक सीटी स्कैन किया गया उनका। सीटी स्कैन में पता चला कि वो घाव के अंदर, जो बैक का घाव है उसके अंदर एक फॉरेन बॉडी है। उसके बेसिस पे हमने न्यूरो सर्जन को इन्वॉल्व किया, उसके बेसिस पे हमने प्लास्टिक सर्जन को इन्वॉल्व किया, एनेस्थेटिस्ट टीम एंड टीम ऑफ कार्डियोलॉजी, जस्ट फॉर हिज एज सेफ्टी। But he really walked in like a tiger. He was having so many wounds. With a small child, Taimur, he just walked in. Real hero. हमने उस ऑटो रिक्शा वाले भजन सिंह राणा से भी बातचीत की, जो हमले के बाद सैफ अली खान को लेकर लीलावती अस्पताल गए थे। राणा ने बताया कि सैफ खून से लथपथ थे। मैं यूटर्न मार के गेट पे लगाता हूँ तो उसमें 2-4 खड़े यानी लोग निकलते हैं, तो उसमें एक यानी कि वाइट कमीज सलवार पहन के पूरा एकदम बिल्कुल खून से लदा हुआ है, बिल्कुल रेड कलर का पूरा दिख रहा है वाइट। तो देख के उसके बाद जैसे घाव लगा है कि बोलो चलो ठीक है बैठो बैठो बैठो, तो बैठाया गया। उनके बाद एक बच्चा बैठा उनके साथ में, एक यंग आदमी जो थे उनमें साथ में बैठे गए, तो बोले चलो हॉस्पिटल लेके चलो। हॉस्पिटल का डिस्चार्ज नहीं हुआ था। उसके बाद में फिर जब गार्डन पार करने के बाद बोले कि अपना होली फैमिली चला जाए कि अपना लीलावती, तो साहब बोले कि लीलावती लेके चलो। तो फिर वहाँ से फिर मैं उनको सीधा लीलावती लेके, कुर्ता पजामा ही पहना था। हाँ, पूरा ऐसा लगा था, ऐसे ब्लड आ रहा था ऊपर से, इधर पीठ जब उतरे तो पीठ में भी यानी कि पीछे भी उन पर ब्लड निकल रहा था हल्का फुल्का। हाँ, और सब लगा हुआ था, इधर लगा था, बाकी इधर लगा था। इतना मैं भी ध्यान नहीं दिया कि कहाँ कहाँ जख्म लगा, यानी कि जैसे लग रहा था बहुत ज़्यादा इनको जख्म लगा हुआ। सैफ पर हमले की पड़ताल करते हुए अब हम चौथे किरदार की बात करते हैं। ये है उस वारदात की चश्मदीद आया। सैफ के बेटे की देखभाल करने वाली आया ने अपने बयान में कहा कि जिस हथियार से हमला हुआ वो हेक्सा ब्लेड था। हेक्सा ब्लेड महीन दांतों वाली आरी की शक्ल का होता है, लेकिन सैफ पर जिस हथियार से हमला हुआ उसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। वो हेक्सा ब्लेड नहीं है बल्कि एक चाकू है, और सैफ के शरीर से चाकू का जो टुकड़ा निकाला गया वो 2.5 इंच का है। इसका मतलब हुआ कि चाकू इससे भी बड़े आकार का होगा। बहुत सारे सवाल जो है वो मुंबई पुलिस के सामने भी खड़े हैं, क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे मामले में सामने आई है वो है सैफ अली खान की मेड का बयान। उस मेड के बयान में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि उसने अपने बयान में ये बात का जिक्र किया था कि जो व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति घर में घुसा था और जिसने सैफ अली खान और मेड पर हमला किया उसने हेक्सो ब्लेड से हमला किया था, मगर जो छुरी यहाँ पर हमें दिख रही है, जो नाइफ हमें दिख रही है, वो हेक्सो ब्लेड जैसी नहीं दिख रही है। तो ऐसे में इस टुकड़े को भी जो है वो मुंबई पुलिस के पास भेजा जाएगा। मुंबई पुलिस इस पे भी तफ्तीश करेगी और इसमें भी जो है वो महत्वपूर्ण चीज़ें बाहर निकालने की मुंबई पुलिस पूर्ण तरीके से कोशिश करेगी। नैनी ने स्टेटमेंट में हेक्सा ब्लेड का जिक्र किया है, लेकिन जब तस्वीर देखी गई तो पता चला कि ये चाकू का टुकड़ा है। नैनी ने कहा कि हमलावर के एक हाथ में ब्लेड था, दूसरे हाथ में स्टिक। तो ये क्या कंफ्यूजन है, कमी नजर आती है। तो सैफ पर हमले के लगभग 2 दिन पूरे होने को हैं, 42-43 घंटे हो चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, कुछ अनसुलझे हैं। 9 बजे की बुलेटिन में हम 9 सवाल वो सामने रखते हैं जिनके जवाब हम सब जानना चाहते हैं। पहला सवाल तो ये कि हमलावर 12वीं मंजिल तक कैसे पहुंचा जहां पर ये सैफ रहते हैं।
सैफ अपनी बिल्डिंग के सबसे ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं, ऊपर के 3 फ्लोर उनके पास है। सवाल नंबर 2, फ्लैट में जबरन घुसने का कोई निशान नहीं मिला तो फिर उसे घर के अंदर किसने घुसाया? क्या हम ये माने कि कोई मिला हुआ उनके घर का जिसने उसकी हमलावर की एंट्री करा दी? तीसरा सवाल जो जुड़ा हुआ है कि क्या नौकरानी के कमरे से हमलावर सैफ के कमरे में घुसा था? वो नौकरानी के कमरे से कैसे आया, ये भी एक सवाल है। चौथा सवाल, जिस चाकू से हमला हुआ उसकी तस्वीर और नैनी के बयान में जो हेक्सा ब्लेड बताया गया, इसमें अंतर क्यों है? नैनी ने क्या गलत बोला या पुलिस ने ठीक वर्जन नहीं बताया? पांचवा सवाल, हमलावर फायर एग्जिट के रास्ते से गया और मुंह ढक कर गया, जाता हुआ दिखता है विजुअल में। क्या उन सीढ़ियों पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है? क्यों वो सीढ़ियां बनी हुई हैं जिसपे कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं है? छठा सवाल, कड़ी सुरक्षा के बावजूद हमलावर आखिरकार भाग कैसे गया? पूरे घर में इतने लोग थे तो हमलावर वहां से निकलने में कामयाब कैसे हुआ? सातवां सवाल, उस वक्त बिल्डिंग की सुरक्षा में तैनात गार्ड क्या कर रहे थे? जब वो अंदर घुसा तब भी नहीं देखा, जब वो हमला करके भागा तब भी किसी ने नहीं देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? आठवां सवाल, कहा गया कि हमलावर चोरी के मकसद से गया था, लेकिन क्या इस हमले के पीछे कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं? क्योंकि अगर वो चोरी करने गया तो चोरी का सामान उसके पास होना चाहिए था, छेनी इस तरह की जो चीजें होती है तोड़फोड़ करने वाली, तिजोरी तोड़ने वाली, ऐसी चीजें कम से कम अभी तक पुलिस ने नहीं बताई है, मिली भी है तो। नौवां सवाल, 42 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है इस हमले को, लेकिन मुंबई पुलिस अभी भी उसके हाथ क्यों खाली हैं? वो मुंबई पुलिस जो कहा जाता है दुनिया की सबसे मुस्तैद और सबसे अलर्ट मुंबई पुलिस है, इतने देर के बाद भी उसके हाथ क्यों खाली हैं? और अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है हम तमाम भारतीय दर्शकों के लिए। एक तरफ लोगों की तनख्वाह बढ़ने के आसार दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था में भी जबरदस्त उछाल दिख सकता है। इसकी जरूरत इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प दोहराते रहते हैं। इस पर विश्व बैंक ने भी अब मुहर लगाई है। विश्व बैंक के मुताबिक इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में 6.5% की दर से आगे बढ़ेगी। ये विकास दर इसलिए अहम है कि 2025-26 में दुनिया के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान 2.7% का ही है। वहीं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.7% लगाया गया है। ऐसे में यह साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के प्रमुख देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे तेजी से विकास करने वाली है, जिसके 2047 का संकल्प जो है विकसित भारत का, वो पूरा करना आसान होगा। हमारा जो है 2022 का अगर 22-23 का पर कैपिटा इनकम लें, करीब $2,500 था। इसको जो है 13,000 या करीब $13,500 पहुंचने तक के लिए ग्रोथ रेट जो हमें चाहिए वो करीब 7.6% की है पर कैपिटा इनकम की। तो हमारी जो है जीडीपी ग्रोथ अगर हम देखें, लोग इस बात को रियलाइज़ नहीं करते हैं, पर अगर हम डॉलर्स में अगर हम देखें तो रियल डॉलर्स में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 7.9% रही है। क्योंकि हमारी रुपीज़ में तो ग्रोथ कम है थोड़ी, पर रुपए जो है डॉलर के में जब मेजर करते हैं हम तो रुपए की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये संभव है, कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि अगर विकसित भारत का दर्जा हम लोगों को 2047 तक प्राप्त हम लोग कर सकें। मौजूदा वित्त आयोग के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष से हमारे एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया की ये खास बातचीत पूरे विस्तार से आप देखेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।